वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब। हमने ब्रेक से पहले हरियाणा इलेक्शन की बात की, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, इस बार किसकी बनेगी सरकार। सबने अपने अपने प्रेडिक्शन या अपने अपना जो उनका अभी तक फीडबैक के आधार पर मानना है वो आपको बताया। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज जी क्या अनुमान कह लीजिए, नहीं तो आजकल बड़ा वो चलता है कि ये दावा नहीं, दावा जो है सवा, ठीक है अनुमान। आज महाराष्ट्र में भी अब देखिए, हरियाणा का चुनाव अभी चल रहा है, वोटिंग हो रही है, सारे नेता दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में लग चुके हैं। मोदी जी की रैली लाइव चल रही है, मैं आपको सुनाऊंगा। राहुल गांधी भी सभा कर चुके हैं, उन्होंने क्या बोला वो भी आपको बताऊंगा। जरा सुन लेते हैं मोदी जी को। उनका आशीर्वाद भी लिया है। मैं इस मंच से इन दोनों अपने महान संतों को शीश झुका करके नमन करता हूं। आज महान योद्धा और गोंडवाना रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती भी है। पिछले वर्ष देश ने उनकी 500वीं जन्म जयंती मनाई थी। मैं रानी दुर्गावती को भी नमन करता हूं। साथियों, आज हरियाणा में मतदान भी हो रहा है। मैं हरियाणा के सभी देशभक्त लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। उद्घाटन किया है और देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं कि आज जाने से पहले ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना। मैं देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। इन्होंने पहली सरकार के समय जो संकल्पना की और इसने उत्तम तरीके से आज मैंने इसको बना हुआ देखा, मन को बहुत ही संतोष हुआ, आनंद हुआ। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आप तो देखें, आपके पूरे परिवार को बाद में समय निकाल करके इसे देखने के लिए जरूर भेजें। मोदी जी वाशिम में बोल रहे हैं और वहां बनाया गया है बंजारा विरासत संग्रहालय, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि सब लोग जरूर देखिएगा इसको। तो क्यों इतना जोर उस पर है? कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि धनगर समाज, वो बंजारा समाज में से ही आता है, राइट सर? बिल्कुल। उनको आरक्षण दिया जाए शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में से, इसका विरोध किया जा रहा था। ये वोट जो है 7.5-8% के करीब वोट है और इसीलिए इतना इस पर फोकस किया जा रहा है। अब मैं आपको राहुल गांधी की बात सुनाऊं।
उससे पहले बता देते हैं आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम क्या क्या है। वाशिम में आपने उनका सुनी दिया, भाषण चल रहा है। मुंबई को मेट्रो के 3rd फेज की शुरुआत वो करेंगे। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ओवरऑल महाराष्ट्र को आज वो देने वाले हैं, जिसमें एक अंडरग्राउंड मेट्रो भी है। और इसके अलावा ठाणे में 32,800 करोड़ के परियोजना है। लक्ष्मी बह रही है महाराष्ट्र में। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रधानमंत्री घोषणा करने वाले हैं आज एक दिन में। बिल्कुल। और देखिए, वही क्षेत्र चुना है जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है। जैसे वाशिम में आज प्रधानमंत्री मोदी थे। वाशिम लोकसभा सीट जो है वाशिम यवतमाल, वहां से उद्धव बाला साहब ठाकरे ने यह 2024 के अंदर जीती है सीट। तो यहाँ की जो 7 विधानसभा है वहां पर एक बंजारा कम्युनिटी का अच्छा एक प्रभाव देखने में आता है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, और शायद पीएम की रैली वहां पर जो रखी गई है, सभा रखी गई है। इसके बाद पूना को एक अंडरग्राउंड मेट्रो दी गई है। पूना के अंदर शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक प्रभाव है। तो प्रधानमंत्री मोदी अब हरियाणा चुनाव हो गया, महाराष्ट्र के अंदर फोकस कर रहे हैं। अमित शाह भी पिछले हफ्ता 2 दिन संगठन की बैठक लेकर आए। अमित शाह भी खुद वहां घोषणा कर आए। उसके पहले संगठन के जो अभी चुनाव प्रभारी है भूपेन्द्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, वो दोनों लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, संगठन की बैठक ले रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा है, वो एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो विधानसभा चुनाव में अगर वोटिंग पैटर्न वैसा रहता है तो एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। में तो बहुत नुकसान हुआ। बिल्कुल हुआ है। और वो जो लोकसभा में वोटिंग पैटर्न रहा था वो विधानसभा में न हो, और इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है। अभी सीटों को लेकर भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। दोनों तरफ ही नहीं हो पाया वो तो। खैर दोनों तरफ से नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में भी अर्ली है, मैं इसलिए कोई बहुत ज्यादा नहीं आपसे पत्ते खोलने को कह रहा हूं, लेकिन कोई लहर जैसी कोई चीज है क्या महाराष्ट्र में? नाराजगी हो या प्रो हो, ऐसा कुछ दिखता है क्या? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई लहर की नाराजगी नहीं है। वहां जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हावी हुए थे। और जिस तरीके से मनोज जरांगे मराठा का आंदोलन कर रहे हैं, जिस प्रकार छगन भुजबल ओबीसी की बैठक ले रहे हैं कि ओबीसी में से मराठा को आरक्षण नहीं जाना चाहिए। अब कल ही आपने देखा कि जो विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर थे नरहरी, उन्होंने कूदने की कोशिश की थी कि एसटी समुदाय से धनगर को आरक्षण न दिया जाए। तो आरक्षण वहां पर एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मैं राहुल गांधी की बात बता देता हूं आपको। राहुल गांधी आरक्षण की बात आपने की, उस पर भी हम लोग आएंगे कि वहां पर ये मूर्ति जो है सब लोग क्यों, सारे नेता सारे दलों के वो क्यों जगह जाकर मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं, वो इससे ही जुड़ा हुआ है जातियों से। राहुल गांधी आज कोल्हापुर में थे, इन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन जो वहां वो बोल गए वो कुछ वैसा ही जलेबी जैसा प्रकरण हो गया। क्यों मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी। उन्होंने कहा संविधान के अंदर शिवाजी महाराज हैं, इसको लेकर के कुछ मीम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, जैसे जलेबी की फैक्ट्री लगी थी उसको लेकर के। इंपॉर्टेंट खैर ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि राहुल गांधी जी शिवाजी महाराज की प्रतीकों को लेकर राजनीति कर रहे हैं महाराष्ट्र में। नहीं, एक तो शिवाजी महाराज के प्रतीकों को लेकर बात कर रहे हैं, तो शिवाजी का सारा संघर्ष मुगल आक्रांताओं के खिलाफ ही हुआ। ये बेसिक है, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा बेसिक क्या है, जो
जिजाऊ यानी उनकी माताजी जीजाबाई जिस साम्राज्य की स्थापना के लिए शिवराय को इतना बड़ा बनाया, जो मराठा से हिंदू साम्राज्य की बात की, वो हिंदवी साम्राज्य था। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी उस हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी साम्राज्य के लिए कोई शब्द कह सकती है? उसको थोड़ा और आगे आए तो स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिनके लिए राहुल गांधी कहते हैं मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं, फिर उनके बारे में बात करनी होगी अगर आप उस लाइन पर बात करना चाहते हैं। और संविधान में मेरी जानकारी में शिवाजी नहीं है, उनका चित्र नहीं है। चित्र की बात अब हो सकता है मैंने न देखा हो सकता है कि हो, पता नहीं। दूसरी बात कर रहे हैं आप, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं उनका पूरा भाषण पढ़ा है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो संविधान है वो 21वीं सदी का शिवाजी की सोच का ट्रांसलेशन है। शिवाजी कहते थे कि ये देश सबका है, किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबरी का मौका हो। वो कह रहे हैं जो शिवाजी की सोच है उसका ट्रांसलेशन संविधान है। ये नहीं कह रहे कि संविधान में शिवाजी है, शिवाजी की सोच ही संविधान है। इसलिए इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और अभी तो चुनाव शुरू हुए तो अब शिवाजी तो याद आएंगे ही, सबको ही याद आएंगे। नहीं, सबको याद आ रहे हैं। अभी इन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। नासिक में शिंदे, मुख्यमंत्री शिंदे गए थे, उन्होंने वहां ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति जो है उसका अनावरण तो किया। आरक्षण को सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर और शिवाजी और सावरकर, ये महाराष्ट्र के नेता है। एक खबर और है कि अहमदनगर का नाम महाराष्ट्र में बदल करके अब अहिल्याबाई नगर कर दिया जाएगा। अहिल्याबाई जो है इंदौर की रानी थी, उनके नाम पर किया जाएगा। इसका बड़ा विरोध हो रहा है वहां पर। शरद पवार वहां गए हुए थे, उनके सामने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आए, महिलाएं भी थी, उन्होंने कहा साहब हमको हमारा ही नाम वापस चाहिए अहमदनगर। केंद्र ने मंजूरी दे दी है कि उसको अहिल्याबाई नगर कर दी जाए। अभी तो औरंगाबाद संभाजी नगर हो गया, उस्मानाबाद जो है वो धाराशिव हो गया। यही नहीं हजम हो रहा है बहुत से लोगों को। देखिए, शरद पवार को मालूम है कि शरद पवार अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, चलो कम से कम ये हुआ। अहिल्याबाई 300 उनकी इस बार शताब्दी मनाई जा रही है, त्रिशताब्दी है। और ये बता रहे थे विजय जी, कुछ बातें कई बार बोलते हैं संघ के बारे में। संघ ने बाजाबता कार्यक्रमों में लेके अहिल्याबाई किस प्रकार से सामाजिक न्याय का प्रतीक थी, किस ढंग से जनजातियों को, आदिवासियों को, दलितों के साथ मिलकर कैसे उन्होंने उनके लिए काम किया है, धर्म के साथ कैसे किया है, बजाबता पुस्तिका बना के बाटी जा रही। ये तीन, देखिए छोटी छोटी बात मैं करूंगा। पहले जो बंजारा पर हो रहा था, नरेंद्र मोदी सरकार भारत की पहली सरकार है जिन्होंने जो जनजाति, आदिवासियों, दलितों के नायक छिपे छिपे जगह जगह देश भर में थे, पूर्वोत्तर से लेके उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उनको जिले जिले से निकलवा के, गांव गांव से निकलवा के उनकी तस्वीरें, मूर्तियां, उनके म्यूजियम लगाना, उन पर कार्यक्रम करना, उनके इतिहास लिखवाना, और जनजातियों के लिए जो काम हुआ है वो जबरदस्त हुआ है, पहली बार है। तो बंजारा समुदाय भी उसमें से आता है। तो चुनाव की दृष्टि से उसका महत्व है, लेकिन कंटिन्यूटी है उसमें। ठीक है। दूसरी जो बात आ रही है कि मुसलमानों के बारे में, जैसे मैंने कहा है कि इस समय जो भाव पैदा किया गया है कि जो कुछ भी हो रहा है हर चीज का विरोध करना है और डट के विरोध करना है, उसमें जरूरत पड़े तो हिंसा भी करनी है, कहीं भी रुकना नहीं है। और उसमें ये फिर आज अहमदनगर को अहिल्याबाई किया है, फिर धीरे धीरे गांव बदल लेंगे, क्योंकि आप तो देश में चले जाइए ना, तो ये हर जगह, हर मतलब कहीं 15-10 किलोमीटर का कोई हैदर गांव मिल जाएगा। मैंने कितने हैदर इस देश में कहां कहां रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है कि कहां से आ गए हैं कितने। तो वो बहुत जगह बातचीत हो रही है बदलने की, तो उनको एक भय है। उसके कारण अहिल्याबाई का नाम ये होना ही चाहिए था। 300 साल में ये आरएसएस और नरेंद्र मोदी सरकार ने जितना महत्व दिया है, ये बिल्कुल होना चाहिए था। वो जो आखिर उन सब का एक कंट्रीब्यूशन जो है, का जन्म हुआ है, उनका जन्म अच्छा कि आपने याद दिलाया, इसीलिए नाम बदला, जन्म हुआ है वहां पर। अच्छा, एक खबर और है, क्योंकि अभी आप लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ये नहीं है कि इतने वर्षों तक अहिल्याबाई के जन्म स्थान का नाम अहमदनगर था। दुर्भाग्य तो ये है ना, बदलना तो खबर होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल पहले ही था। ये तो दुर्भाग्य है ना कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म स्थान वो अहमदनगर है। और छत्रपति शिवाजी अच्छा है, राहुल गांधी कहें छत्रपति शिवाजी तो सामाजिक नगर का नगर तो है, वो तो दशकों तक नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, वो जो नाम है उसको लेकर भी कहा जाता है कि ना क्यों हम उसको बदलें।
दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता कि अपने संस्कृति को लेकर, अपने अतीत को लेकर, अपनी पहचान को लेकर इतना संकट हो। ये संकट तो सिर्फ भारत में है ना। औरंगाबाद में परा कब था? सर ब्रेक ले लेते हैं, आगे इस पर और बात कर लेंगे, मौका मिलेगा हमको। लेकिन एक खबर बस आपको बता दूं, महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसकी बड़ी चाहत थी कि हम विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाए, महाविकास आघाड़ी में। पहले उनसे कहा गया था कि आप हमको एक प्रपोजल दीजिए, एक प्रस्ताव दीजिए, हम इस पर बात करेंगे। ओवैसी साहब ने लिखकर प्रस्ताव दे दिया कि हमको इतनी सीट आप दीजिए, हम आपके गठबंधन में आना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद गठबंधन वाले कह रहे हैं कि आपने प्रस्ताव दे दिया, हमारे पास जगह नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको हमें सीटें बांटनी पड़ेंगी। तो अब ओवैसी साहब का गठबंधन नहीं हो रहा है वहां विपक्षी दलों के साथ, ये बात फाइनल हो गई है।